Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, महाराष्ट्र। आज जिस इम्पोर्टेंट पोएम की आज हम बात करने वाले हैं वो कविता है नेचर एंड दिस वंडरफुल पोएम नेचर इज कंपोज्ड बाय हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो। लॉन्गफेलो को कौन नहीं जानता। अमेरिका के सबसे लोकप्रिय कवि के रूप में हेनरी लॉन्गफेलो को दुनिया जानती है। Henry Wadsworth Longfellow is one of the America's best-loved poets and a prominent member of the group of writers called Fireside Poets. एक लोकप्रिय कवि ही नहीं बल्कि फायरसाइड पोएट्स के जिस समूह को अमेरिका में जाना जाता है उसके प्रोमिनेंट मेंबर के रूप में लोग लॉन्गफेलो को जानते हैं, which included William Cullen Bryant, John Greenleaf Whittier, जेम्स रस लॉयल एंड ओलिवर वेंडल होम्स। ऐसे अलग अलग महान नाम भी इस ग्रुप के साथ शुमार है। The Fireside Poets followed the convention of uncomplicated poetic composition. बिल्कुल साधारण से दिखने वाली कविताएं, आसान कविताएं हैं जो फायरसाइड पोएट्स लिखते हैं। मीटर का आधार तो लेते हैं कविताओं में, पर राइमिंग और सिंपल लैंग्वेज और कविता का कंटेंट इस फायरसाइड पोएट्री को सबसे महान बनाता है। These poems, because of their easy recitability, are still prescribed in schools. इन कविताओं की लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से आज भी स्कूलों में इन कविताओं को प्रिस्क्राइब किया जाता है और वजह है इसके रिसाइटेबिलिटी। लोग इसको गुनगुना सकते हैं and used to be read aloud in American homes around the household hearth. घर में फायरसाइड के आजू बाजू में इर्द गिर्द बैठकर अमेरिकन घरों में इन कविताओं को रटा जाता है और इसीलिए इन कविताओं को फायरसाइड पोएट्स कवियों को कहा जाता है। इन मैटर्स ऑफ द पोएटिक मैटर द स्टाइल दे रिजेंबल्ड वर्ड्सवर्थ। अगर आप स्टाइल की मैटर की बात करेंगे तो फायरसाइड पोएट्स जिस प्रकार की कविताओं को लिखते हैं ये सारी वर्ड्सवर्थ के बिल्कुल करीब जाने वाली कविताएं हैं। Who described the poet as a man speaking to men. इन कविताओं को देखने के बाद में ऐसा पता चलता है कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य और व्यक्तियों के साथ संवाद करता हुआ इन कविताओं में दिखाई देता है। Longfellow's most famous work include the Song of Havita. लॉन्गफेलो की जो बहुत फेमस कविता है उसमें लॉन्गफेलो द्वारा लिखा गया द सॉन्ग ऑफ हैविथा है, पॉल रेवरीज राइट है या एवेंजेलाइन है, ये बहुत बेहतरीन उनके वर्क समझे जाते हैं। एंड लॉन्गफेलो ट्रैवल्ड ऑल ओवर यूरोप बिफोर बिगिनिंग हिज करियर एज अ कॉलेज प्रोफेसर इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। नेचर इज एन इवोकेटिव पोएम। जिस कविता की आज हम चर्चा करने वाले हैं ये पोएम एक प्रकार की सजेस्टिव, एक हिंट देने वाली कविता है। और हिंट किस बारे में? ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमंस मेक फ्रॉम लाइफ टू डेथ। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी परिवर्तन, जो भी चेंज आते हैं, इस परिवर्तन को, इस बदलाव को बताती हुई, विशद करती हुई ये कविता है। एंड द पोएम यूजेस द सिमिली ऑफ चाइल्ड्स एंग्शियस विश। छोटे से बच्चे की जो जिद है, एंग्शियस इस शब्द का इस्तेमाल किया है हमने। एंग्शियस फियर के साथ में, एक एंजाइटी के साथ में, इस प्रकार की एक इच्छा तो है उसके मन में, एक संदेह भी है। टू प्ले इवन एज इट इज टाइम टू स्लीप। और किस बात की इच्छा? बच्चे की खिलौने के साथ खेलने की इच्छा। कब? जब नींद का वक्त हो चला है। क्या नींद के वक्त, क्या सोने के समय बच्चे खिलौने खेलेंगे या हम उन्हें खेलने देंगे? नहीं, माँ उस बच्चे के हाथ से खिलौने छीन कर बाजू में रखकर उसको बहलाकर फुसलाकर जैसे तैसे करके बिछाने पर ले जाती है सोने के लिए। इसका मतलब ये है कि बच्चे की इच्छा तो नहीं है खिलौने छोड़ने की, पर उसको फिर भी छोड़कर तो जाना पड़ता है। माँ उसको ले जाती है। इसी बात को मनुष्य के जीवन से जोड़कर लॉन्गफेलो एक दूसरे स्तर पर, दूसरे लेवल पर इस कविता को डिस्कस करते हैं। ये कविता दो अलग अलग चैनल से चलती है। एक चैनल तो बच्चे की कहानी बताती है, दूसरी एक चैनल, दूसरी जो स्तर है, दूसरा जो लेवल है वो फिलोसॉफिकल, मेटाफिजिकल लेवल है
और जिंदगी की सच्चाई को बयां करता है. द पॉपुलर अपील ऑफ लॉन्गफेलो's poetry is mainly due to the natural grace, beauty of his verse and also because of the simple themes. अगर लॉन्ग फेलो की कविताएं आपको मोहित करती है, लुभाती है, पढ़ने के लिए बाध्य करती है, तो उसके पीछे उनके नैसर्गिक रूप से जो सुंदरता उन्होंने कविता को प्रदान की है, that beauty is important, that grace is important in his poems and his beautiful lines, very in a very simple language, simple themes. The spirit of joy is also constant, and optimism and faith in goodness of life that is so characteristic of his poetry. लॉन्गफेलो के कविताओं को जो ऑप्टिमिज्म है, जिंदगी की अच्छाइयों को अंडरलाइन करने की जो उनकी खूबी है, वो उनकी कविताओं को विशेष बनाती है. अमेरिकन जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें लॉन्गफेलो अपनी कविताओं में करते हैं. यहां से पोएम शुरू होती है. As fond mother, when the day is over, leads by the hand her little child to bed. जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से शाम होते समय, शाम के समय जब दिन ढल जाता है, बच्चे के नींद का समय हो जाता है, सोने के लिए बच्चे को ले जाना होता है, तब बहुत प्यार से माँ उसको बिछाने की तरफ ले जाती है, बेड की तरफ ले जाती है. लीड्स बाय हर हैंड हर लिटिल चाइल्ड टू बेड. हाफ विलिंग, पर एक इंपॉर्टेंट बात है, हाफ विलिंग, विलिंगनेस इज नॉट देयर ऑफ द चाइल्ड टू गो टू बेड. हाफ रिलेक्टेंट, थोड़ा सा अनविलिंग है, हेजिटेंट है टू बी लेड, क्योंकि वो बिछाने की तरफ, वो सोने के लिए जाना ही नहीं चाहता. द डे इज एंडेड, दिन खत्म हो गया है. अ फॉन्ड मदर, प्यार करने वाली माँ बहुत प्यार से बच्चे को ले जाना चाहती है, नींद आई है बच्चे को तो सुलाने के लिए. नाउ इट इज टाइम फॉर द लिटिल चाइल्ड टू स्लीप. द नेचर रियलाइजेस व्हेन योर टाइम, फाइनल टाइम हैज कम. सृष्टि को यहाँ तो माँ अपने बच्चे को ले जाती है, पर जो कायनात जिसने हमें जन्म दिया है, वो सृष्टि, वो कायनात भी बेहतर जानती है कि हमारे सोने का वक्त कब होने वाला है, और जब होगा वक्त, वो धीरे से हमें कब्र तक ले जाएगी. द चाइल्ड इज नॉट वेरी रेडी टू गो टू बेड जस्ट नाउ. इस समय वो जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मन उलझा हुआ है खिलौने में. जब भी मनुष्य का समय आता है, मनुष्य भी जाने की इच्छा नहीं करता. सुनकर ताज्जुब लगेगा कि मनुष्य के मौत का समय, अंतिम समय जब आता है, कब्र में जाने का जब समय आता है, तब मनुष्य की जीने की इच्छा सबसे ज्यादा तीव्र होती है. Man is more willing to stay here at the time of departure. जाने के समय इतनी तीव्र इच्छा. बच्चा तो बच्चा है, वो तो खिलौने में इतना उलझा हुआ है कि माँ के साथ, माँ के बहलाने पर भी वो जाना नहीं चाहता. पर so its mother smoothly takes her child. पर माँ बहुत प्यार से अपने बच्चे का हाथ पकड़कर, उसकी उंगलियां थाम कर उसे ले जाती है. Takes her child to bed. सृष्टि भी, निसर्ग भी ऐसा ही करती है. अपने बच्चे का समय जब आता है, मनुष्य के मरने का समय जब आता है, तो सृष्टि भी उससे सारे खिलौने छीन कर अपने साथ ले जाती है. एंड लीव हिज ब्रोकन प्लेथिंग्स ऑन द फ्लोर. छोड़ देती है सारे खिलौनों को वैसे ही धरती पर, जमीन पर. जब हम इन दुनिया से चले जाएंगे, जब इस कायनात से हमारा जाने का वक्त आएगा, रुखसत होने का वक्त आएगा, उस समय हमने जो जो खिलौने बनाए हैं, घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, हमने जायदाद खड़ी कर दी, महल बनाए, बंगलोज बनाए, ये सारे खिलौने यहीं पर धरे के धरे रह जाएंगे. स्टिल गेजिंग एट देम थ्रू द ओपन डोर. जब दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलेंगे, जाने का वक्त आएगा, तो पीछे मुड़ मुड़ कर इंसान देखता है अपने इन्हीं खिलौनों को, उस बच्चे की तरह. बच्चा भी जाने के लिए इच्छा नहीं करता, पर माँ उसको समझा बुझाकर ले तो जाती है, पर उसका सारा आधा ध्यान उन खिलौनों की तरफ है. द चाइल्ड डज नॉट वांट टू लीव हिज टॉयज ऑन द फ्लोर. वो बच्चा खिलौनों को छोड़ना नहीं चाहता, मनुष्य अपने घर बार को नहीं छोड़ना चाहता. मरते समय भी उसका सारा ध्यान तिजोरी में है. एंड व्हाइल बीइंग टेकन बाय हिज मदर टू बेड, द चाइल्ड इज नॉट लुकिंग, स्टिल लुकिंग एट हिज टॉयज.
जब माँ उसको उंगली पकड़कर ले जाने की कोशिश करती है तो उसका आधा ध्यान खिलौने की तरफ ही है। The toys can be seen through the open door. इन खिलौने ने इतना उलझा के रखा है ध्यान को कि उसका आधा ध्यान खिलौने में है, जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। पर सृष्टि के क्रम को कौन बदल सका है? कौन इन नियमों को चेंज कर सकता है? Nor wholly reassured and comforted by promises of others in their stead. अब कोई वचन दे दे, कोई प्रॉमिस दे दे, कोई कम से कम कसमें वादे दे दे, ये वादा ऐसा हो कि जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूं। माँ ने प्रॉमिस तो किया है, प्रॉमिस किस बात का? इससे बेहतर खिलौने दूंगी, चलो सोने चलो। बच्चे ने विश्वास कर लिया, पर उसके मन में शक भी है कि इससे बेहतर खिलौने होंगे कि नहीं होंगे। माँ जो खिलौने देंगी या देने वाली है वो इससे बेहतर होगी क्या, इस बात के बारे में भी उसको जरा शक है, संशय है। एंड he wants some assurance, guarantee, and that guarantee also does not please him. The mother promises to give her child other more wonderful toys. बेटा ये खिलौने छोड़ दो, इससे बेहतर खिलौने मिलेंगे, ये प्रॉमिस करती है। इन दिस वे शी ट्राइज टू कन्विंस द चाइल्ड टू गो टू बेड। सृष्टि हमें दूसरी दुनिया के खिलौने का लालच दिखाकर बहलाती है, फुसलाती है, ले जाने की कोशिश करती है, हमें कन्विंस करती है कि इस दुनिया के मोह माया में ज्यादा उलझे मत रहो, निकल आओ वहां से। द चाइल्ड फील्स पार्शियली कंफर्टेड बाय हिज प्रॉमिस। इस वचन से, इस वादे से क्या होता है? हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है, इस दुनिया को छोड़ते समय कम से कम दूसरे कोई बेहतर खिलौने मिलेंगे। At the same time, he feels uncertain about the promises of his mother for more attractive toys. पर माँ ने दूसरे बेहतर खिलौनों का जो वचन दिया है उसके बारे में भी जरा शक होता है, डाउट आता है, क्या इससे बेहतर खिलौने होंगे? Toys, then he has to leave now before sleep. सोने के पहले इन देयर स्टीड, उसके जगह पर जो खिलौने मिलेंगे क्या इससे बेहतर होंगे? माँ ने जो वचन दिया है क्या सच है? विच दो मोर स्प्लेंडेड, होंगे भी बेहतर, तो मे नॉट प्लीज हिम मोर, उसको ज्यादा खुश नहीं कर पाएंगे। क्यों? सो नेचर डील्स विद अस, और यही वजह है, ऐसे ही सृष्टि, ऐसे ही ये दुनिया, ये कायनात हमसे बर्ताव करती है। एंड टेक्स अवे आवर प्लेथिंग्स वन बाय वन। हमारे पास खेलने के लिए बचपने से लेके मौत तक जितने सामान दिए हैं वो सारे जो सामान धीरे धीरे छीन लेती है। एंड बाय द हैंड, अपने हाथों से। देखने के लिए आंखें दे दी, बुढ़ापे में आंखों को दिखाई नहीं देगा, रोशनी छीन ली जाएगी। सुनने के लिए कान दिए हैं, सुनने की क्षमता नहीं रहेगी, वो भी सृष्टि छीन लेती है। ना पैरों में ताकत रहेगी, ना हाथों में ताकत रहेगी, ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना बोल पाएंगे। देखो सृष्टि ने बुढ़ापे में कैसे एक एक गिफ्ट को छीन लिया है। जैसे माँ खेलते हुए बच्चे के हाथ से खिलौने छीन लेती है ताकि वो चैन से सो जाए, वैसे ही कायनात सृष्टि भी हमारे साथ करती है। As mother does, so the nature does with man. जैसे माँ बच्चे के साथ करती है वैसे नेचर हमारे साथ करता है। Now, new wonderful toys are promised to child, but these new toys, though may be more wonderful, may not give more pleasure to the child. अरे होंगे बेहतर इससे, पर वो खिलौने उसको ज्यादा खुशी नहीं देते। एज वी ग्रो, जैसे हम बड़े होते, वक्त गुजरते जाता है, टाइम पासेस एंड नेचर टेक्स ऑल गिफ्ट्स वन बाय वन एंड वीकन्स आवर सेंसेस। एक बात तो तय है, जिस जिस मनुष्य ने, जिस जिस जीव ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसका जाना तो तय है, और जितने जल्दी इंसान इस बात को समझ ले बेहतर है। भले ही जीवन याद न रहे, भले ही जन्म याद न रहे, पर हर समय हमें हमारी मौत के बारे में हमें इत्तला होनी चाहिए, पता तो होना चाहिए। और धीरे धीरे कायनात इस सारे सेंसेस को वीकन्स करती है, जो एंजॉय एज वी लीड टू आवर फाइनल स्लीप। जब आपको लगता है कि उम्र हो जाएगी, फिर आराम से खेलूंगा, ताकत कहाँ रहेगी खेलने के लिए, उम्र कहाँ रहेगी इस खिलौने में उलझने के लिए, सृष्टि ये सारी ताकत खींच लेती है और ले जाती है हमें, लीड्स अस टू रेस्ट सो जेंटली, इतने आराम से सो जाने के लिए ले जाती है, दैट वी गो स्कैर्ड नोइंग, हम जाते तो है पर हमें पता ही नहीं होता। वी स्कैर्ड नोइंग, हमें लिमिटेड नॉलेज है, इफ वी विश टू गो और स्टे। जिस दुनिया में मौत हमें ले जाना चाहती है उस दुनिया के बारे में हमें इल्म ही नहीं है, जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जाने की इच्छा है या रहने की इच्छा है ये भी पता नहीं है।
In the similar way, Mother Nature takes us lovingly towards our final destination, हमारे अंतिम मुकाम, फाइनल मुकाम। लोग घर, गाड़ी, बंगला ऐसा कहते हैं, ये मेरा फाइनल टारगेट है, वो मेरा फाइनल मुकाम। ये फाइनल मुकाम किसी भी इंसान का, किसी भी जीव का हो ही नहीं सकता। उसका अंतिम मुकाम तो शमशान घाट में, कब्रिस्तान में ही खत्म हो जाता है। वहां से उसकी दुनिया दूसरी शुरू हो जाती है। वी रिमेन फर्मली अटैच्ड विद वर्ल्डली अट्रैक्शंस, पर इस दुनिया में आने के बाद में हम इतने उलझ जाते हैं कि उस दुनिया को भूल जाते हैं। चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि जाते समय हमारी इच्छा नहीं होती, एंड वी आर अनविलिंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स आवर फाइनल गोल। अरे हमारे अंतिम जिस ध्येय के लिए हमें जाना चाहिए, हम उधर भी जाना नहीं चाहते। वी हार्डली नो इफ वी विश टू गो और स्टे, हम जाना चाहते कि रहना चाहते, इसकी भी हमें जानकारी नहीं होती। और समस्या क्या है? बीइंग टू फुल ऑफ स्लीप टू अंडरस्टैंड। इस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि नींद बहुत हावी होती है हमारे ऊपर। नींद में किसे ज्ञान होता है चीजों का, कौन समझ सकता है? और ये नींद किसी इंटॉक्सिकेशन की तरह है, किसी नशे की तरह है। हाउ फार द अननोन ट्रांसेंड्स, ये दूसरी दुनिया जिसके परे हम जाना चाहते हैं, वो कहाँ पर है हमें पता नहीं है। What we know, we do not know anything about that different world, second world. We are in drowsiness of sleep, क्योंकि हम नींद की चपेट में हैं। ये नींद अज्ञानता की नींद है, and therefore cannot understand, हम समझ नहीं पाते। We learn from wise, फिर कौन बताता है हमें उस दुनिया के बारे में? जो विद्वान लोग हैं, जो फरिश्ते हैं, जो संत ऋषि है, महात्मा है, जिन्होंने इस बात को महसूस किया है। साधारण लोगों के बात बस की बात रहती तो हर कोई जन्नत की तरफ रुख कर लेता, पर बहुत कम लोग इस रहस्य को समझ पाए। आर इग्नोरेंस फेल्स टू रियलाइज दिस डिफरेंस, हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में जो अज्ञानता भरी है, विज्ञान भी इस रहस्य को आज तक सुलझा नहीं पाया। इसी अज्ञानता के कारण हम उस दुनिया को भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। पर नेचर अपना काम करता है, सृष्टि अपना काम की तरफ, उस डेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है। जीवन सत्य अगर है तो मौत उससे भी बड़ा सत्य है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस जिंदगी की सच्चाई को समझना होगा। हेनरी लॉन्गफेलो बहुत बेहतर तरीके से अपनी इस बात को साधारण शब्दों में असाधारण बात को कह जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ग्रामर प्लैनेट by Dr. Umesh Bansod.